आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। पढ़ाई की तैयारी आपकी चल रही होगी, एग्ज़ाम्स भी आने वाला है। ठीक है, तो अपना कंटिन्यू ध्यान आप ध्यान रखना, वेस्ट ना हो आपका टाइम। और जो लास्ट डे है आपका, उस दिन आप कम से कम लोड रखना ब्रेन के अंदर। तो आज का आपका सेशन जो है ये स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछा गया है कि आप एंजियोग्राम कर रहे हैं किसी पेशेंट का, और उससे पहले आप जब आप हिस्ट्री लेते हैं तो आपको कौन सा पॉइंट ऐसा है जो आपको नोट करना चाहिए या फिर आपको रिपोर्ट करना चाहिए ऊपर, ठीक है, डॉक्टर्स को। तो देखिए, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा है, आपको करना है एंजियोग्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टीरियोग्राम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टीरियोग्राम भी बोलते हैं। अब इसमें करते क्या है, इसमें करते हैं हम डाई इंजेक्ट। क्या करते हैं? डाई इंजेक्ट करते हैं। कहाँ पे करते हैं? ऑटरी में। कहाँ करते हैं? ऑटरी में। क्यों करते हैं? ताकि एग्जामिनेशन कर सके हम किस चीज़ का एग्जामिनेशन कर सके, ऑटरीज का कर सके। ठीक है, ऑटरीज का। ऑटरीज में क्या करने के लिए, यानी क्लोट्स तो नहीं है, ठीक है, क्लोट्स तो नहीं है, ब्लॉकेज तो नहीं है, इन चीज़ों का हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, तब हम आर्टियोग्राम यूज करते हैं। अब मेन पॉइंट है कि ये डाई, डाई में क्या होती है, आयोडीन। डाई में क्या होती है, आयोडीन। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई पेशेंट जिसको एग एलर्जी है, ठीक है, एग एलर्जी हो, या जिसको सेल्फिश एलर्जी हो, ठीक है, उस पेशेंट्स को आपको डाई नहीं इंजेक्ट करना होता है। क्या नहीं इंजेक्ट करना होता है? डाई इंजेक्ट नहीं करना होता है। ये बात आपको ध्यान रखना, अदरवाइज उसको क्या होगा, रिएक्शन होगा। करना आप सही चाहते थे, हो जाएगा उल्टा। तो इसलिए आपको एक खास चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और कोरोनरी आर्टरीज की डायग्नोसिस के पर्पस के तौर पे हम क्या करते हैं, एंजियोग्राम करते हैं। सो मेन आंसर से इसका क्या निकला कि जिस पेशेंट्स को सेल्फिश आयोडीन से रिलेटेड एलर्जी है, तो इसीलिए हम जब भी एंजियोग्राम करते हैं उससे पहले कि स्पेशली ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेशेंट से कि आपको किसी भी प्रकार की कोई एलर्जी तो नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आफ्टर द प्रोसीजर कंप्लीट तो फ्लूइड ज्यादा पिलाया जाता है पेशेंट्स को, ताकि यूरिनेट के थ्रू ये डाई जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, इलिमिनेट हो जाए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है। और इस डाई की वजह से पेशेंट्स को थोड़ी सी वार्मनेस, हॉट जैसा फील भी होता है। तो अगर आपसे सिम्टम्स से रिलेटेड पॉइंट आउट याद रखें तो आपको याद रखना है, मेन पॉइंट है कि आपको एक तो हाइड्रेशन मेंटेन करना होता है, यानी, ठीक है, एंड आपको क्या करना होता है, यूरिन आउटपुट को मेंटेन करना होता है, ताकि डाई जो है फटाफट क्या हो जाए, बाहर निकल। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहने वाला है। आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बी, जो आप सभी ने आंसर सही दिया है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वो है ये कि एक नर्स है जो एडमिट हुई है, क्लाइंट, ठीक है, एक नर्स है जो एडमिट हुई है विथ ए डायग्नोसिस ऑफ पेनक्रिएटिक, सॉरी, प्री इक्टेरिक करके जो प्रॉब्लम है, इसके साथ वो डायग्नोसिस हुई है, जिसका प्रोडर्मल फेज को हम क्या कहते हैं, प्री इक्टेरिक कहते हैं, हिपेटाइटिस का पेशेंट है। ठीक है, सो विच ऑफ फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट प्रायोरिटी असेसमेंट फाइंडिंग। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। आपका क्वेश्चन आया है ये हिपेटाइटिस है। हिपेटाइटिस के आपको पता है 3 स्टेज होती है, प्री इक्टेरिक, पोस्ट इक्टेरिक और रिकवरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोस्ट इक्टेरिक। क्वेश्चन आपके पास में अभी प्री इक्टेरिक का है, जिसको प्रोडर्मल फेज बोलते हैं। अब आपको ये पूछा गया है कि आपको यहाँ पे कौन सा सिम्टम्स शो होने वाला है, सीधा सा क्वेश्चन है बस। हिपेटाइटिस की प्री इक्टेरिक स्टेज में आपको क्या शो होगा, आपको इतना बताना है मुझे बस। पहला ऑप्शन क्ले कलर स्टूल आपको देखने को मिलेगा, एनोरेक्सिया, जॉन्डिस या प्रूराइटिस आपको देखने को मिलता है। क्या आंसर होने वाला है बताइए? आंसर्स दीजिए, फटाफट दीजिए। वेरी गुड। तो आप सभी के आंसर्स लगभग सही हैं। ठीक है, तो देखिए, बात करते हैं हिपेटाइटिस के ऊपर।
ठीक है, क्वेश्चन आपके पास में हेपेटाइटिस का है। ठीक है, अब हेपेटाइटिस से बेसिक क्वेश्चंस बता देता हूँ। पहला, हेपेटाइटिस कितने टाइप्स का? 5 टाइप्स बेसिकली होता है। पहला हो गया हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। याद रखना है दोनों ही किससे फैलते हैं? फीको ओरल रूट से। किससे फैलते हैं? फीको ओरल रूट से, याद रखना है। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनता है आप पे हेपेटाइटिस बी के ऊपर, जो किसकी वजह से होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से होता है, याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद में आता है हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी ये पोस्ट ट्रांसफ्यूजन की वजह से स्प्रेड होता है। बात करते हैं हेपेटाइटिस की स्टेजेस के बारे में, जिसपे आपके क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो स्टेजेस के बारे में मैं बात करूं तो स्टेजेस कितनी? 3 स्टेज होती हैं। कितनी स्टेज होती हैं? 3 स्टेज होती है। ठीक है, 3 स्टेज होती हैं, जिसमें पहली आपकी कौन सी स्टेज है? प्री इक्टेरिक। पहली कौन सी स्टेज है? प्री इक्टेरिक, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडर्मल। क्या बोलते हैं? प्रोडर्मल। ठीक है, दूसरी कौन सी होती है? इक्टेरिक। दूसरी कौन सी है? इक्टेरिक। और लास्ट कौन सी है आपकी? पोस्ट इक्टेरिक। पोस्ट इक्टेरिक। ठीक है, याद रखना, इक्टेरिक को ही मतलब अपन जॉन्डिस बोलते हैं। कहने मतलब प्री इक्टेरिक में देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा। याद रखना है यहाँ पे एक तो बिलरुबिन यानी सीरम बिलरुबिन लेवल। ठीक है, सीरम बिलरुबिन लेवल SGPT एंड SGOT, ये सारे क्या देखने को मिलेंगे आपको? नॉर्मल। क्या देखने को मिलेंगे? नॉर्मल। तो यहाँ आपको क्या फील होगा साहब? यहाँ पे आपको नोजिया वोमिटिंग दिखेगा, एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और लाइट वेट लॉस देखने को मिलेगा। लाइट वेट लॉस। ठीक है, ये 3 चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती है। स्पेशली बात करते हैं अब एक्टेरिक पे। एक्टेरिक पे क्या देखने को मिलेगा आपको? जॉन्डिस। क्या देखने को मिलेगा? जॉन्डिस। अब जॉन्डिस हो गया है तो जाहिर सी बात है कि बिलरुबिन, जाहिर सी बात है कि बिलरुबिन, SGPT, SGOT, ये सारे क्या देखने को मिलेंगे आपको? इंक्रीज देखने को मिलेंगे, ध्यान रखना है। इसीलिए जॉन्डिस यहाँ पे क्या हुआ? फाइंड हुआ। सेकंड चीज आपको याद रखना है, क्ले कलर्ड स्टूल आपको देखने को मिल जाएगा। क्ले कलर स्टूल आपको देखने को मिल जाएगा। हाई वेट लॉस देखने को मिलेगा। क्या? हाई वेट लॉस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, हाई वेट लॉस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, और लास्ट आपकी बच गई पोस्ट इक्टेरिक। लास्ट बच गई आपकी पोस्ट इक्टेरिक। इसमें क्या होगा? इसको बोलते हैं हम रिकवरी फेज। क्या बोलते हैं? रिकवरी फेज। ठीक है, रिकवरी फेज। तो रिकवरी फेज में क्या होगा कि जो आपका बिलरुबिन है, जो आपका बिलरुबिन है, SGPT और SGOT है, ठीक है, SGOT है, ये वापस से क्या होंगे? बिकम नॉर्मल। क्या होंगे? वापस से नॉर्मल होने वाला है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, नॉर्मल होंगे वापस से, बाद में आप ध्यान रखना है। ठीक है, और जो सिम्टम्स आपको एक्टेरिक में देखने को मिलेंगे वो धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाएंगे? रिकवरेबल होने लगे। तो आपके ऑप्शंस में दिया गया था, आपके ऑप्शंस में दिया गया है क्या कि क्ले कलर डिस्टूल, तो याद रखना है ये किस में देखने को मिलेगा आपको? एक्टेरिक में। एनोरेक्सिया, ये आपका राइट आंसर होगा। एनोरेक्सिया आपका किस में देखने को मिलेगा? प्री एक्टेरिक में, जो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है, प्री एक्टेरिक। ठीक है, इसके बाद जॉन्डिस, प्लूराइटिस, दोनों ही किस में देखने को मिलेंगे आपको? एक्टेरिक स्टेज में देखने को मिलता है। क्लियर? चलिए, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने आपको आज स्पेशली बुलाया है। इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ध्यान से समझ के देना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके GSSB ने दिया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक पेशेंट है जिसको मॉनिटर कर रही है नर्स ECG के थ्रू, सेंट्रल मॉनिटर कर रही है कार्डियक यूनिट में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसअरिथमिया, जिसको प्रायोरिटी पे नर्स जो है रिपोर्ट करेगी, ये क्वेश्चन आपसे है। पहला क्वेश्चन है कि साइनस रिदम विथ फर्स्ट AV ब्लॉक है, यानी फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक है, सीधी सी कहानी। दूसरा है SVT है। तीसरा है आर्ट्रियल फिब्रिलेशन। चौथा है इडियो वेंट्रिकुलर रिदम, ठीक है, या वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम। कौन सा चारों में से डिसअरिथमिया जिसको नर्स एज ए प्रायोरिटी रिपोर्ट करने वाली? ध्यान से आंसर देना इस क्वेश्चन, ध्यान से आंसर, कोई गलबत नहीं, जल्दीबाजी नहीं है, मुझे भी नहीं है, आपको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं पूछूंगा भी आपने आंसर क्यों दिया है।
जल्दी दीजिए। अरे एक ही क्वेश्चन में थोड़ी फंस जाओगे पेपर में, ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन आपका दिमाग अगर लगे आपको पेपर में वो क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको छोड़ ही देना, उस पर उलझ मत जाना, ठीक है, नहीं तो वो बाकी पेपर्स को भी खराब कर देगा। तो पता था आपका आंसर यही है। इसलिए मैंने क्वेश्चन स्टार्ट होते ही बोला कि जीएसएस में बहुत अच्छा। चलिए कोई नहीं, अभी आपको सॉल्व करवाते हैं थोड़ा बहुत इसी चीज को, ठीक है। तो पहले देखिए इस क्वेश्चंस को मैं आपको बाद इसको सॉल्व करेंगे अपन, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ईसीजी के बारे में बता दूं, तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ, ठीक है। तो देखिए ईसीजी, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जैसे रिदम अपन मेजर करते हैं पता चलता है, बेसिक चीज़ें ये है। मेन चीज़ है कि आपको कंडक्शन सिस्टम आना चाहिए, मेन चीज़ है कि आपको कंडक्शन सिस्टम आना चाहिए, किसका, हार्ट का। ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम में आपको पता है एक होता है एसए नोड, एक होता है एवी नोड, ठीक है। एक होता है आपका बंडल ऑफ हिज, पार्ट है बंडल ऑफ हिज, और एक होता है पुरकिंजे फाइबर, किंजे फाइबर, ठीक है। अब देखिए आपको और थोड़ा सा मैं इजी वे में समझाऊं तो मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये है आपके पास एक, मेरे पास इमेज है जिसको मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ से कंडक्शन कैसे स्टार्ट होता है, मेन चीज ये है, ये आपको क्या दिख रहा है, ऐसे नोड है, ठीक है। ये यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से पहले क्या है, बीट स्टार्ट होती है, जनरेट कितनी रेट पे होगी, 60 से 100 पल्स पर मिनट, ठीक है। यहाँ से ये बीट कहाँ जाने वाली है, एवी नोड पे, ये कौन सा है, एवी नोड, ठीक है। यहाँ पे बीट कितना जनरेट हो जाती है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है बीट कितनी हो जाती है, 42 लेके 60 पर मिनट, ठीक है। यहाँ से कितनी स्टार्ट हुई इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, 60 से लेके 100, यहाँ कितनी हो गई 40 से 60। अब आ जाएंगे कौन, अब आ जाएंगे आपके बंडल ऑफ हिंज, तो बंडल ऑफ हिंज राइट में भी है लेफ्ट में भी है, ठीक है। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेज इस तरह से क्या हो रही हैं, डाइवर्ट हो रही है, लास्ट में कहाँ चली जा रही हैं, पुरकिंजे फाइबर। तो याद रखना है बंडल ऑफ हिंज तक जाते कितनी हो जाती है ये, 40 से 60, यानी एवी नोड और बंडल ऑफ हिंज दोनों का जो पल्स जनरेशन है वो 40-60 है, लेकिन पुरकिंजे फाइबर पे आने के बाद, पुरकिंजे फाइबर आने के बाद कितनी हो जाती है, 20 से 40 बीट्स पर मिनट, ठीक है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि नेचुरली तो ऐसे कंडक्शन होता है, यानी पहले आपका ऐसे नोड जनरेट करता है बीट्स को, वो कैरी फॉरवर्ड होती है एवी की तरफ, एवी कैरी फॉरवर्ड करता है बंडल ऑफ हिंज, और फिर देन पुरकिंजे फाइबर, क्लियर। लेकिन आपके क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा डिसअरिथमिया है जिसको नर्व नोट करेगी, तो आपने आंसर दिया ज्यादातर सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया, ठीक है। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया इज अलग, वो अलग थिंग है। मेन चीज क्या है कि आपको कौन सी चीज नोट करनी है, तो आपके पास में ऑप्शन कौन सा था, देखिए फिब्रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर वीएफ होता तो इंपॉर्टेंट होता क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, लेकिन अगर एसवी वीटी, अगर वीटी को आप ट्रीट नहीं करते हो तो वो कन्वर्ट होता है वीएफ में। लेकिन क्वेश्चन आपसे किससे पूछा गया था, कंडक्शन सिस्टम का क्वेश्चन था वो, उसमें क्या होता है कि नॉर्मली ऐसे नोड जनरेट करता है फिर एवी नोड जनरेट करता है, ठीक है। लेकिन अगर मान के चले कि किसी भी पेशेंट्स के अंदर हार्ट डिफेक्ट है, अगर किसी पेशेंट्स के अंदर हार्ट डिफेक्ट है, या मान लीजिए कि उसको ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो गई है, ठीक है, अगर उसको ड्रग्स की टॉक्सिसिटी हो गई है, तो दोनों ही केस में क्या होता है कि मान के चलिए कि अगर ऐसे नोड, या तो ऐसे नोड ये भी फेल हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद में कौन आएगा, एवी नोड, ये भी फेल हो जाए, ठीक है। तो ऐसे नोड भी जनरेट नहीं कर पा रहा है, एवी नोड भी जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो कौन करेगा, बंडल ऑफ हिंज करेंगे, कौन करेगा, बंडल ऑफ हिंज,
ठीक है। तो बंडल ऑफ हिंज जाके जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करते हैं तो ये कंडीशंस कौन सी होती है, थर्ड एवी ब्लॉक, ठीक है, थर्ड एवी ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो थर्ड एवी ब्लॉक कंडीशंस आपको शो हुई यहाँ पे, ठीक है, थर्ड एवी ब्लॉक जो कंडीशंस यहाँ पे शो हुई वो किस में आपको देखने को मिलती है, वो देखने को मिलती है आपको, सॉरी, वो आपको देखने को मिलेगी किस केस में, वो किस में देखने को मिलेगी आपको, वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम। ये जो मैंने अभी आपको सिस्टम बताया ना वो निकलता है रिजल्ट किसका, वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। आइडियो वेंट्रिकुलर रिदम का मतलब क्या होता है, जिस पेशेंट्स की HR 50 से भी कम जनरेट हो उसको हम बोलते हैं ईडियो वेंट्रिकुलर रिदम। और ये दोनों रीजंस किसकी वजह से होते हैं, या तो हार्ट डिफेक्ट हो पेशेंट के अंदर या फिर कोई ड्रग्स का टॉक्सिसिटी हुआ हो, ठीक है। तो नर्स को प्रायोरिटी के तौर पे क्या रिपोर्ट करना था कि उस पेशेंट्स के हार्ट डिफेक्ट है, इसी वजह से या तो उसकी हार्ट रेट 50 से कम जाती जा रही है या फिर एस्केप हो रही है, यानी कितनी 2 से 3 सेकंड तक बीट जो है वो क्या हो रही है, रुक रही है, एस्केप हो रही है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट पहले किया जाएगा, समझे आप मेरी बात। अब आपके सवाल सॉल्व होते हैं जो ऑप्शंस बाकी रह गए वो, ठीक है। सो बाकी रह गए वो, इनको सॉल्व करने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक और इमेज जिसको मैं आपको समझाता हूं। देखिए, इसको इमेज को सॉल्व करने के लिए आपको समझना है ये वाला पॉइंट। एक सेकेंड, पहले मैं आपको एक दूसरी इमेज बता देता हूँ, उसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये है आपका ECG बाय ग्राफ, ठीक है। ये है आपका ECG ग्राफ जो नॉर्मली है, ठीक है। अब यहाँ समझने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये P वेव है, ये सब ये आपको दिख ही रही होंगी, QRS कॉम्प्लेक्स ये बन गया, ये J वेव हो गई, ये T वेव हो गई, ये U वेव है जो कि एबनॉर्मल होती है, नॉर्मली सीन नहीं होती। अभी सवाल ये है कि समझना अपने को क्या है, तो समझना है अपने को ये कि P वेव और ये सब होते क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए P, ठीक है, P वेव हो गई, ठीक है, फिर हो गया आपका QRS कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसके बाद आपकी टी वेव हो गई, ठीक है। अब देखिए इनका मतलब होता है, ठीक है, इनका मतलब होता है, तो देखिए पी वेव क्या करती है, पी वेव का मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करती है किसको, आर्टीरियल डीपोलराइजेशन को, किसको, आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मींस कॉन्ट्रैक्शन किसका, आर्टिया का, ठीक है। फिर पीआर जो आपको ये दिखाई दे रहा है, पीआर, इसका मतलब क्या होता है कि कंप्लीट हो गया है क्या, आर्टीरियल डीपोलराइजेशन। पी वेव जनरेट हो रही है, इसका मतलब आर्टीरियल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और पीआर किसको बता रहा है कि आर्टीरियल पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। फिर आ जाता है आपका क्यूआरएस। क्यूआरएस किसको बताता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी ये भी किसको बता रहा है कि साहब अब वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेंट्रिकल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। वेंट्रिकुलर क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब आ जाते हैं अपन किसके ऊपर, अब आ जाते हैं टी वेव के ऊपर। तो टी वेव का मतलब क्या हो गया कि वेंट्रिकुलर जो है वो क्या हो रहे हैं, रिलैक्स, यानी रीपोलराइज हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, रीपोलराइज हो रहे हैं, ठीक है। ये तो गेम है मेन किसका, आपके ECG के बारे में, बेसिक बेसिक चीजें जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसके डीपली चलो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब मेन का सवाल क्या हो जाते हैं कि आपको ध्यान रखना होता है बेसिक टर्म। वो बेसिक टर्म क्या है, वो बेसिक टर्म आपके ये हैं कि मान के, एक तो आपको ध्यान रखना होता है PR इंटरवल, PR इंटरवल याद रखना है। तो PR इंटरवल नॉर्मली कितना होता है, अगर ये भी क्वेश्चन आपके फंस जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो याद रखना है PR इंटरवल कितना होता है, तो 0.12 से लेके 0.2 सेकेंड तक होता है, ठीक। इसके बाद में आ जाता है आपका QRS। QRS का आपको याद रखना है कितना होता है, तो 0.06 से लेके 0.12 सेकेंड, ठीक है। 10 सेकेंड तक होता है लेकिन 12 सेकेंड अपन मानते हैं, ठीक है। QRS हो गया। इसके बाद में आपका नेक्स्ट आ जाता है ST। ST इंटरवल आपको ध्यान रखना है, ST इंटरवल कितना होता है, तो ST इंटरवल होता है आपका 0.08 सेकेंड, ठीक है। याद रख लेना, ये कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर अगर आपको ECG सोल्व करना है तो भी आपको हेल्प लगेंगे इनसे, ठीक है। इसके बाद में बात कर लेते हैं आपके QT की। तो QT जो इंटरवल होता है, ठीक है, QT जो इंटरवल होता है वो होता है 0.36 से लेके 0.45 सेकेंड, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब सवाल अपन पर ये है कि प्रायोरिटी पे आंसर्स आपका
वो क्यों गया वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये हो गया आपका ईसीजी के बारे में थोड़ा बहुत जनरल इंट्रोडक्शन। अब अपन वापस उस क्वेश्चन पे चलते हैं जिसको मैंने आपको सॉल्व करना है, जिसमें आपका ऑप्शंस आपके जो क्लियर थे वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका था कि साइनस रिदम के साथ फर्स्ट एबी क्या है, ब्लॉक है। साइनस रिदम के साथ आपका फर्स्ट एबी क्या है, ब्लॉक है। तो याद रखना है कि अगर फर्स्ट एबी ब्लॉक होता है, ठीक है, फर्स्ट एबी ब्लॉक अगर है तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना होता है कि साइनस रिदम में आपको ध्यान रखना है 60 से 100 जो है वो बीट पर मिनट चलती है। नॉर्मल साइनस रिदम इतना ही होता है, जिसमें आपको पी वेव भी दिखेगी, क्यूआरएस भी दिखेगा, टी वेव भी आपको दिखने वाली है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, सब कुछ आपको नॉर्मल दिखने वाला है। लेकिन फर्स्ट डिग्री ए बी ब्लॉक में आपको क्या दिखने वाला है, तो यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि जो पी आर इंटरवल होता है, पी आर इंटरवल जो होता है वो कितना 0.20 सेकंड से ज़्यादा दिखाई देता है। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है फर्स्ट ए बी ब्लॉक में। ठीक है, कोई घबराने वाली बात जरूरत इसमें नहीं होती है। इसमें करना क्या होता है, एज ए ट्रीटमेंट आपको क्या करना होता है, तो ट्रीटमेंट आपको करना होता है इसमें क्या कि आप अगर इसमें पी आर इंटरवल 0.20 यानी लगभग फर्स्ट एवी ब्लॉक में 0.25 या 26 तक सेकंड तक पी आर इंटरवल देखा जाता है, तो इसमें आपको क्या करना होता है, आप एट्रोपिन दे सकते हो। क्या दे सकते हो, एट्रोपिन दे सकते हो। ठीक है, ये ट्रीटमेंट इसके दी जाती है किसकी, फर्स्ट एवी ब्लॉक की। समझ में आ रहा है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। अगर फर्स्ट एवी ब्लॉक है तो उसमें आपको ध्यान रखना है, एक ही पॉइंट याद रखना है, पी आर इंटरवल जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, लॉन्ग होता है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एट्रोपिन उसको पेशेंट को दे देते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको और कुछ खास ज्यादा इसमें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर आ जाता है आपका एसवीटी, फिर आ जाता है आपका एसवीटी। तो एसवीटी में देखिए आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या होता है, एसवीटी में आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट ये है कि सुप्रावेंट्रिकुलर जो टेकीकार्डिया होता है, ठीक है, सुप्रावेंट्रिकुलर जो टेकीकार्डिया होता है, इसमें आपको ध्यान रखने वाली पॉइंट ये है कि सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में इसमें ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि देखिए वेंट्रिकुलर इसमें टेकीकार्डिया आपको देखने को मिल रहा है। यानी आपको क्या चीज नोटिस होंगी इसमें, तो आपको याद रखना है कि पी आर इंटरवल एक तो आप क्या नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, नॉट मेजर, नॉट पी आर इंटरवल मेजर। ठीक है, एक पॉइंट आपको याद रखना है एसवीटी के अंदर। सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसमें क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, 0.12 सेकेंड से ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें सुप्रावेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया में। ठीक है, सो यहाँ पे आपके एज ए ट्रीटमेंट आपको ध्यान रखना है कि एसवीटी में आप क्या करना है, तो एसवीटी में देखिए दो चीज होती है, एसवीटी में आपको दो चीजें याद रखनी है, सेम चीज आपको वीएफ में भी याद रखनी है। ठीक है, तो वीएफ और एसवीटी में थोड़ा सा फर्क होता है, तो दोनों में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। एसवीटी में आपको याद रखना है कि एज ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हैं कि अगर पेशेंट स्टेबल है, सॉरी अनस्टेबल है लेकिन पल्स है, अगर पेशेंट आपका अनस्टेबल है लेकिन क्या है, पल्स के साथ में है, तो आपको ट्रीटमेंट में क्या यूज करना है, कार्डियो वर्जन। क्या यूज करना है, कार्डियो वर्जन, याद रखना है। अगर पेशेंट आपका अनस्टेबल भी है और विथ पल्सलेस है, पल्सलेस है, तो केस में आपको कौन यूज करना है, आपको डी फैब यूज करना है। क्या यूज करना है, डी फैब यूज करना है। दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, और वीएफ के केस में भी आपको ये याद रखना है, वीएफ ही मैं बता रहा था आपको, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। क्योंकि अगर आपने 2 से 3 या 5 मिनट के अंदर अगर उस पेशेंट को प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट नहीं दिया तो वो पेशेंट आपका चला जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर पेशेंट के साथ में पल्स अगर आपको नोट हो रही है तो आप कार्डियो वर्जन यूज करेंगे, और अगर आपको पल्स लेस फील हो रहा है पेशेंट तो आप डी फैब यूज करेंगे। पहली चीज तो हो गई आपकी ये। सेकंड चीज आपको याद रखना है कि सेकंड चीज आपको याद रखना है कि एसवीटी में सुप्रावेंट्रिकुलर टीवी, इसमें आपको याद रखना है डीओसी हम क्या यूज करते हैं, अमाइडेरोन। क्या यूज करते हैं, अमाइडेरोन। और वीएफ में हम क्या यूज करते हैं, एडीआर। क्या यूज करते हैं, एडेनिट। ठीक है, यहाँ पे आपको रेशियो पूछे तो याद रखना है 1:1000 में हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे ज्यादातर पूछे जा सकते हैं। ईफेब में भी सॉरी ईफेब में भी आपको दोनों चीजें याद रखनी है, क्या कि बाईफेजिक एक तो दिया जाता है और एक मोनोफेजिक दिया जाता है।
एक बाइफेजिक आपको डीसॉक देना है, एक मोनोफोजिक देना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली है, ठीक। अब बाइफेजिक में आप कितना देते हैं, 120 से लेके 200 जूल देते हैं, और मोनोफेजिक में आप 360 देते हैं, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली। तो यहाँ पे इंपोर्टेंट प्रायोरिटी इसलिए ये निकला क्योंकि यहाँ पे पेशेंट्स के हार्ट में डिफेक्ट हो सकता है, इस वजह से इडियोवेंट्रिकुलर रिदम और वेंट्रिकुलर एस्केप रिदम को प्रायोरिटी दी गई है बाकी के कंपैरिजन के अंदर, ठीक है, ये बात आपको खास ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, ठीक। इसके बाद में लास्ट ऑप्शन आपका बचता है ऑट्रियल फिब्रिलेशन। लास्ट ऑप्शन आपका क्या बचता है, ऑट्रियल फिब्रिलेशन। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो ओट्रिया होती है वो बहुत ज्यादा क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है, इसलिए इसको ऑट्रियल फिब्रिलेशन नाम दिया गया, ठीक है। तो इसमें आपको पॉइंट याद रखना है कि जो HR होता है, ठीक है, वो मोर देन आपका कितना हो जाता है, आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में जो HR होता है वो आपका मोर देन कितना हो जाता है, 350 पर मिनट। इस स्पीड से आपका हार्ट जो है वो क्या करता है, फड़फड़ाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। सो यहाँ पे आपके सामने जो केस आता है, ठीक है, आपके सामने केस आता है वो क्या होगा कि यहाँ पे आपको P वेव नहीं दिखने वाली है, नो P वेव आपको दिखेगी, इस तरह से आप ECG को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एज ए ट्रीटमेंट आप आर्ट्रियल फिब्रिलेशन में क्या करने वाले हैं, तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे आप कार्डियो वर्जन देंगे, क्या देंगे, कार्डियो वर्जन, ठीक है, कार्डियो वर्जन देंगे, और उसके बाद में आप क्या दे सकते हैं, बीटा ब्लॉकर, क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर, किस केस में, ऑट्रियल फिब्रिलेशन के केस में क्या देंगे, बीटा ब्लॉकर। पहला आपका काम क्या है, कार्डियो वर्जन दो आप, ठीक है, उसके बाद में आप बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर में एग्जांपल देखे देखे तो क्या यूज कर सकते हैं आप, तो बीटा ब्लॉकर में आप यूज कर सकते हैं डिल्टीजाम या फिर वेरापामिल, वेरापामिल, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से आपके, इसीलिए मैंने आज के सेशंस में आपको रखा था ये वाला क्वेश्चन, ताकि मैं इसको आराम से सॉल्व करवा सकूं। आई होप आपको कुछ समझ में आया हो, और ना समझ में आया तो आप इसको दोबारा जब अपलोड करूं यूट्यूब पे तो देख लेना, ठीक है। या यहाँ से इस तरह से आपका राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी है, और आपके आंसर्स की में भी यही आंसर माना गया है। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म के ऊपर, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ये कि नर्स जो है वो रिपोर्ट करने वाली है विच ऑफ फॉलोइंग लेबोरेटरी रिजल्ट एज ए कंसिस्टेंट विद ए डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए मुझे क्या आंसर होने वाला है इसका। बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखना है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपको एल्डोस्टेरोन के बारे में पता है, एंडोक्राइन का क्वेश्चन है, एल्डोस्टेरोन के बारे में, अरे रे 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 रे, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। पहले एल्डोस्टेरोन को सोचो, एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो क्या होगा, ये क्या है, प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म है। तो भाई नो आइडिया का क्या मतलब है, एंडोक्राइन पढ़ा नहीं है आपने।
बताइए क्या आंसर है? लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं उस पेपर के। मैंने बोला था आज का सेशन, इसीलिए तो मैंने आपको मैसेज ही किया है कि आज का पेपर थोड़ा सा आपका दिमाग हटके है। इससे देखिए, ये अगर क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया ना, तो आपको दो डिजीज भी सोल्व हो जाएंगी, एडिशन और कोसिंग, याद रखना है, वो भी इसी पे चलती है। ये पूरा है गेम है इलेक्ट्रोलाइट का। अब इलेक्ट्रोलाइट ही आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं। एक में आपके पोटेशियम 3 दिया हुआ है, एक में ऑप्शन फॉस्फोरस 3 दिया हुआ है, एक में सोडियम आपका 130 है, सीरम कैल्शियम 12 है। बताओ क्या आंसर है? बाकी किसका रह गया आंसर देना? हाँ, एक चीज और याद रखना है, वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया जब भी होता है पेशेंट को, तो उसको आपको ट्रीटमेंट देना चाहिए। अगर वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया को आपने ट्रीट नहीं किया, और वो किस में लीड करता है? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में लीड करता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है। और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में अगर पेशेंट गया, तो थोड़े से ही टाइम में उसको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, पेशेंट चला जाएगा। ठीक है। तो वीएफ का केस जब भी होता है ना, तो मोस्ट ऑफ चांस होता है कि उसको वीटी पहले हो चुका है। तो वीटी का अगर ट्रीटमेंट सही नहीं किया गया है, या उसका ट्रीटमेंट प्रॉम्प्टली नहीं करते हैं, तो फिर वो वीएफ में लीड होने के बाद में पेशेंट आपका खत्म हो सकता है। ठीक है। तो इसीलिए वीएफ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है रिपोर्ट करने के लिए, जो कि वो आपके इस ऑप्शन में नहीं थी। अगर वो इस ऑप्शन में होती, तो शायद इस ऑप्शन ये क्वेश्चन आपका अलग बनता। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। वीएफ का आपको ट्रीटमेंट याद रखना है। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। इसका मतलब हो गया कि एल्डोस्टेरोन आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? एल्डोस्टेरोन बढ़ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। एल्डोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट होता है? तो आपको पता है कहाँ से सीक्रेट होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स। कहाँ से सीक्रेट होता है? एड्रिनल कॉर्टेक्स है। और एड्रिनल कॉर्टेक्स किसकी बात कर रहा हूँ मैं? एड्रिनल ग्लैंड की। एड्रिनल ग्लैंड की। ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड। क्या है? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यानी ये एक प्रकार का क्या है? स्टेरॉइड। ठीक है। अब एल्डोस्टेरोन में आप हमेशा याद रखना है कि एल्डोस्टेरोन अगर बढ़ रहा है, तो सोडियम भी क्या हो रहा है? बढ़ेगा। ठीक है। और कंपैरिजन में पोटेशियम क्या होगा? घटेगा। बस ये दिमाग याद रखना है। अब एल्डोस्टेरोन जब बढ़ता है ना, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं? एडिशन। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ए, 1 सेकेंड, इसको आप थोड़ा सा अभी बता दीजिए। ठीक है। तो देखिए, एल्डोस्टेरोन जो भी याद रखना है, एल्डोस्टेरोन जब भी इंक्रीज होता है, तो सोडियम जो है वो इंक्रीज होगा, और पोटेशियम जो है डिक्रीज होगा। अब सोडियम इंक्रीज हो रहा है, तो पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा? एलिवेशंस ऑफ ब्लड प्रेशर। क्या देखने को मिलेगा? एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ठीक है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि प्राइमरी सीवियर जब हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म देखने को मिलता है, तो पेशेंट्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? हाइपर टेंशन देखने को मिलता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, पोटेशियम डिक्रीज है, तो सोडियम की वैल्यू कितनी? 135 से 145 इक्विवेलेंट पर लीटर, और पोटेशियम की कितनी होती है? 3.5 से लेके 5.1। ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ देख लीजिए, तो सोडियम तो 130 है, जबकि ज़्यादा होना चाहिए था। सोडियम तो ज़्यादा होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन गलत है। फॉस्फोरस का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, कैल्शियम का कोई रोल नहीं है। बचा कौन? पोटेशियम। देखिए 3.5 से 3 है, लो है, तो यहाँ क्या देखने को मिला आपको? हाइपोकैलेमिया। क्या देखने को मिला? हाइपोकैलेमिया। ऑप्शन ए इज द राइट। ये बात आपको यहाँ पे खास ध्यान रखनी है। ठीक है। ठीक है। और एल्डोस्टेरोनिज्म का अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, ठीक है, तो आपको याद रखना है एडिनोमा। क्या होता है? एडिनोमा, या एड्रिनल कोर्टेक्स का कैंसर। ठीक है, ट्यूमर हो जाए उसको बोलते हैं एडिनोमा। ये आपको याद रखना है। ठीक है।
ये पॉइंट आपके याद होने चाहिए। सो एल्डोस्टेरोन पे हमेशा याद रखना है, जिस भी प्रॉब्लम में अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड बढ़ेंगे यानी एल्डोस्टेरोन बढ़ेगा तो सोडियम का लेवल बढ़ता है और पोटेशियम का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which of following priority for the nurse to monitor in the client pheochromocytoma? फिर से एक एंडोक्राइन का क्वेश्चन आ गया जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर होने वाला है। फियोक्रोमासाइटोमा का एक पेशेंट है जिसका आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको अगर वो पेशेंट मिले तो प्रायोरिटी लेवल पे आप क्या मॉनिटर करोगे फियोक्रोमासाइटोमा के पेशेंट को। आपको मुझे ये आंसर देना है। हाँ, एक पॉइंट और बता देता हूँ मैं आपको, एक पॉइंट और बता देता हूँ, याद रखना है। एक पॉइंट इस क्वेश्चन में और बता देता हूँ, पोटेशियम पे हमेशा याद रखना है, अगर पोटेशियम डिक्रीज है तो पेशेंट में आपको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस देखने को मिलेगा, और अगर पोटेशियम आपका इंक्रीज है तो एसिडोसिस देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें मैंने आपको क्या बताया कि इसमें आपको पेशेंट में हाइपरटेंशन देखने को मिलती है, याद रखना है डायस्टोलिक देखने को मिलेगी। अगर स्पेसिफिकली अगर आपसे पूछे तो डायस्टोलिक हाइपरटेंशन इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अभी बताइए फियोक्रोमासाइटोमा के बारे में बताइए, इसमें आंसर क्या होने वाला है आपका। आंसर बताइए फटाफट। ये बाकी ये जितने भी 5 लेक्चर हुए हैं, अगर आप 5 लेक्चर्स को एक बार अगर आपको दोबारा देखना हो तो आप दोबारा भी देख लेना, लेकिन आई एम श्योर कि इस 5 लेक्चरों में और जो आगे होने वाले हैं आपके लेक्चर्स उसमें भी आपको काफ़ी जो है वो कोई ना कोई क्वेश्चंस तो आपको ज़रूर फंसेगा ही फंसेगा। तो ऑलमोस्ट इन लेक्चरों में सारी सब्जेक्ट आपकी कवर हो गई है। ये थोड़ा सा खास आपको ध्यान रखने वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर्स आपका सही है सभी का। इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है ब्लड प्रेशर। ठीक ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं फियोक्रोमासाइटोमा आखिर में है क्या। ठीक है, सो फियोक्रोमासाइटोमा के ऊपर याद रखना है, फियोक्रोमासाइटोमा जो है वो मेन पॉइंट आ जाता है कैटाकोलामाइन के ऊपर। इसके ऊपर कैटाकोलामाइन। ठीक है, अब कैटाकोलामाइन में आपकी दो चीजें आती हैं, कैटाकोलामाइन में आपकी दो चीजें आती है। कौन, एक तो आती है आपकी एड्रेनलिन, एक आती है एड्रेनलिन और एक आती है आपकी नॉन एड्रेनलिन। ठीक है, अब फियोक्रोमासाइटोमा में होता क्या है कि कैटाकोलामाइन आपके इंक्रीज क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। क्या होते हैं, इंक्रीज सीक्रेट होते हैं। ठीक है, बात आपको याद रखना। तो बेसिक चीज ये आपको याद रखनी है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जब इसकी डायग्नोसिस करनी होती है तो हमें क्या करनी होती है, 24 आवर यूरिन कलेक्शन करना होता है। क्या करना होता है, 24 आवर यूरिन कलेक्शन करना होता है। इसमें अपन क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं हम VMA, ये सबसे इंपॉर्टेंट। VMA अगर प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है, VMA अगर प्रेजेंट है 24 यूरिन कलेक्शन में तो आप समझ जाना कि पेशेंट किस में है, फियोक्रोमासाइटोमा में है। अब सवाल आ जाता है कि साहब VMA क्या चीज़ है, तो VMA में आपको ध्यान रखना है VNA क्या है, तो वे वेनिली मेंडलिक
एसिड, ठीक है, याद रखना है। इसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो 14 माइक्रोग्राम पर डीएल, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा यानी 15 भी हो गया तो कंडीशंस किस में जाएगी, फियोक्रोमासाइटोमा में, ये बात आपको ध्यान रखना है। बीए में इसका कंफर्मेटिव चॉइस डायग्नोसिस होता है, किसका, फियोक्रोमासाइटोमा का, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसमें सवाल ये है कि इसमें आपको देखने को क्या मिलता है, तो इसमें आपको देखने को मिलता है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव क्राइसिस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि क्लासिकल साइन फियोक्रोमासाइटोमा का क्या है, तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस की वजह से इस पेशेंट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो नेफ्रोपैथी देखने को मिलेगी और न्यूरोपैथी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी आपको देखने को मिल सकती है, ये बात आपको खास ध्यान रखना है। सवाल नंबर दूसरा कि हाइपरटेंसिव क्राइसिस, या फिर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, या फिर आपसे क्वेश्चन में बोले मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, तो डीओसी बताओ साहब क्या होती है, तो याद रखना है सोडियम नाइट्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रोक्साइड, याद रखना है। Sodium nitroprusside is the DOC for the hypertensive crisis and malignant hypertension, ठीक है, ये याद रखना है। फियोक्रोमासाइटोमा पे खास चीज मॉनिटर क्या चीज की जाती है, तो भी आपका आंसर क्या रहेगा, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये बात आपको याद रखना है। वाई, क्योंकि यहाँ पे हाइपरटेंसिव क्राइसिस होने के चांसेस हैं, तो इस वजह से हम बीपी मॉनिटर करते हैं इस पेशेंट्स का, ये बात आपको ध्यान रखने वाली, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दी, अगर हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है तो फिर आप सोडियम नाइट्रोक्लोराइड एज ए डीओसी दे सकते हैं, ताकि पेशेंट से मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन से आप बचा सको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज के सेशन का, क्वेश्चन है आपका ब्रूसाइटिस के ऊपर, यानी मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की एक डिजीज जिसका नाम है ब्रूसाइटिस। ब्रूसाइटिस से पेशेंट है आपके पास में, आपको प्लान ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशन करना इस पेशेंट्स का क्या रहेगा बताइए। तो पहला है कि एग्रेसिव आप एंटीबायोटिक थेरेपी दोगे, दूसरा है कि आप रेस्ट दोगे, तीसरा है कि आप रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटीज करवाओगे, और चौथा है कि आप हाई प्रोटीन डाइट इस पेशेंट्स को देने वाले हैं। तो बताइए आंसर क्या रहने वाला है आपका। ब्रूसाइटिस से क्वेश्चन है, आइडिया, ब्रूसा किसको बोलते हैं, जो टर्की में बुरसा है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी बॉडी में बुरसे होते हैं, बुरसे होते हैं जो जॉइंट्स के लिए तकिए का काम करते हैं, उनको बोलते हैं बुरसे, ठीक है। बुरसे क्या होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं ना हमारे, जॉइंट्स में कसन का काम करते हैं, उनको बोलते हैं बुरसे, ठीक है। यानी फ्लूइड फिल्ड पैड, ये ऐसे पैड्स होते हैं जो फ्लूइड फिल्ड होते हैं और जॉइंट्स के लिए कसन का काम करते हैं, यानी मूवमेंट जब जॉइंट करते हैं तो ये एज ए कशन का काम करते हैं, ठीक है। अब इस पेशेंट्स को हुआ क्या है कि वो जो बुरसे हैं वहीं पे उसको इन्फ्लामेशन हो गया, अब इन्फ्लामेशन हो गया होगा तो ध्यान रखो क्या चीज होंगी, इन्फ्लामेशन में पेन होगा, इसको टेंडरनेस देखने को मिलेगी, स्वेलिंग हो जाएगी, रेडनेस वहां पे देखने को मिलेगी। तो क्या करने वाले हो आप, अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में कभी भी रेंज ऑफ मोशन एक्टिविटी नहीं करवाई जाती है, ध्यान रखना है। प्रोटीन डाइट से क्या हो जाएगा, मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया आपको पूरा का पूरा ये।
देखिए ब्रूसाइटिस, ठीक है, तो मेन वर्ड आ जाता है बुरसा, एक साथ जाता है बुरसा। बुरसा क्या है? फ्लूइड फिल्ड पैड, फ्लूइड फिल्ड पैड, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं? ये एक्ट एज कशन ऑफ जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स जो होते हैं उनके कसन का काम करते हैं कौन? बुरसा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? इनको इन्फ्लामेशन, क्या हो रहे हैं? इन्फ्लामेशन हो रहा है। इन्फ्लामेशन होगा तो आपको पता है क्या चीजें देखने को मिलेंगे आपको? पेन आपको देखने को मिलेगा, स्वेलिंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे रेडनेस भी आपको देखने को मिल सकती है, टेंडरनेस आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। पेशेंट को बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पे? तो राइस, याद रखना है। कौन सा यूज करोगे? राइस, इधर लिख देता हूँ, याद रखना है। कौन सा यूज करोगे? राइस, ठीक है, याद रखना है। बुरसाइटिस में राइस। आर फॉर रेस्ट आप यूज करने वाला है, आई फॉर आइस यूज करने वाला है, सी फॉर कंप्रेशन यूज करेंगे, ठीक है, कंप्रेशन यूज करेंगे, और ई फोर क्या होता है? इलिवेट करेंगे आप, याद रखना है, उस एक्सट्रीमिटीज को जिसमें ब्रूसाइटिस हुआ है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपके बी में रेस्ट आपके लिखा हुआ है, ठीक है। राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया आपका ARF पे क्वेश्चन, ठीक है, इसके बारे में मैं बात कर रहा था। ARF, बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन। पेशेंट है आपका एक्यूट रीनल फेल्योर में, which of following clinical manifestation is priority for the nurse to monitor in this prime patient? आप बताइए मुझे क्या देखने को आपको इसमें मिलेगा। एक्यूट रीनल फेल्योर का पेशेंट है आवाज आ रही है मेरी आपके पास में? आवाज आ रही है? वीडियो स्टॉप है? वीडियो तो चल रहा है। हाँ एक
एक सेकंड अभी। अब वॉइस क्लियर आ रही है? अब आ रही है? वॉइस आ रही है आपके पास अभी क्लियर? चलिए। सॉरी हाँ, आज फिर से वो नेटवर्क ग्लिच हो गया है, इस वजह से बीच में ही पॉज हो गया था आपका क्लास। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे, क्या आंसर होने वाला है? यहाँ की क्लासेस में तो ग्लिच होता नहीं है, लेकिन आई थिंक नेटवर्क काम चल रहा है यहाँ पे। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को।
ठीक है। तो केस है आपके पास ARF, केस है आपके पास ARF, ठीक है। अब ARF में आपको पता है कि कॉजेज की बात करें तो 3 कॉजेज इंपॉर्टेंट है। एक होते हैं आपके कॉजेज कौन से, प्रीरीनल, एक होते हैं आपके प्रीरीनल, ठीक है, याद रखना है। एक होते हैं आपके इंट्रारीनल, एक होते हैं पोस्ट रीनल, ठीक है। अब प्री रीनल में मैं आपको बता देता हूँ मेन मेन कौन कौन से होते हैं जिन पे अपन ज्यादातर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो याद रखना है एक तो होता है हाइपोवोलेमिया, ठीक है। अब ये रीनल का पॉइंट क्या है, देखिए इंट्रा रीनल का मतलब हो गया कि किडनी से रिलेटेड है, पोस्ट रीनल यानी किडनी के बाद का है, और प्री रीनल का मतलब किडनी से पहले का है, ठीक है। तो हाइपोवोलेमिया हो सकता है, शॉक हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, ठीक है। एक तो ये कारण है कि भाई एक्यूटली रीनल क्या है, अगर उसका फेलियर हो जाए, ठीक है। तो हाइपोवोलेमिया हो गया, शॉक हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या पॉइंट हो सकता है यहाँ पे तो नोजिया, वोमिटिंग है, जीआई सक्शनिंग है, यानी एनजी सक्शनिंग कर रहे हैं, तो ये रीजंस हो सकते हैं इसके कोच के प्री रीनल कोज गया या फिर इसको कोई इन्फेक्शन हो गया। इंट्रा रीनल की मैं बात करूं तो इंट्रा रीनल में आपको ध्यान रखना है कि मान लीजिए जैसे ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो गया है, ठीक है। कोई भी ट्यूब अगर वो नेक्रोसिस हो गई है या नेक्रोटाइज हो गई है, उस वजह से आपको ARF हो सकता है, उस पेशेंट को हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में अगर प्रोलोंग इस्चीमिया रहा हो प्री रीनल में, ठीक है अगर प्रोलोंग इस्चीमिया रहा हो प्री रीनल में, ठीक है, प्री रीनल सिस्टम में अगर प्रोलोंग इस्चीमिया रहा है तो भी आपको इंट्रा रीनल कोज देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके किस से रिलेटेड हैं, किडनी से रिलेटेड है। इसके अलावा आपको क्या देखने को मिल सकता है, जैसे मेन ऑप्शन जो बनता है वो बनता है फिर नेफ्रोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ठीक है। ये रीजंस होते हैं ARF होने के, जो प्री रीनल के तो आपके ये हैं और इंट्रा रीनल के आपके ये हैं। अब बात करते हैं पोस्ट रीनल यानी किडनी के बाद की स्ट्रक्चर्स की मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है जैसे BPS, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, ठीक है, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, ठीक है। इसके अलावा स्टोन, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, स्टोन हो गई आपकी, ठीक। और इसके अलावा आपका ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ, या तो ब्लेडर में देखने को मिले या फिर आपको कैंसर देखने को मिले किसका, ब्लेडर का, कैंसर देखने को मिले किसका, ब्लेडर का, ठीक है। ये तो हो गए ARF के कोजेस की बात। अब बात कर लेते हैं हम स्टेजेस के बारे में, बात कर लेते हैं स्टेजेस के बारे में। तो 3 स्टेज होती हैं इसकी। पहली हो गई आपकी ओलिगो यूरिक, दूसरी हो गई आपकी डाइल्यूट, और तीसरी हो गई आपकी रिकवरी, ठीक है। पहली हो गई आपकी ओलिगोयूरिक, दूसरी हो गई आपकी डायूरेटिक, और तीसरी हो गई रिकवरी, ठीक है। अब ओलिगोयूरिक में मैन देखिए ओलिगोयूरिया देखने को मिला, डाइल्यूट में आपको जो यूरिन आउटपुट कम हुआ है इस स्टेज में वो यहाँ जाके क्या होने लग जाएगा, डाइल्यूट यानी नॉर्मल होने लग जाएगा, और रिकवरी में वापस जाके पेशेंट की कंडीशंस कैसी होने लग जाती हैं, रिकवरी होने लग जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आप ARF के पेशेंट्स को क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, तो कौन सा नीचे दिया गया ऑप्शंस जो कि प्रायोरिटी पे नर्स जो है वो मॉनिटर करने वाली है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रायोरिटी पे आपको ध्यान रखना है कि इस पेशेंट्स को मेन चीज क्या है कि प्रायोरिटी पे देखिए पेन, यहाँ पे ऑप्शंस गलत रहेगा, एनीमिया यहाँ पे नहीं होगा, एनीमिया आपको CKD में जाके देखने को मिलेगा। क्रोनिक किडनी डिजीज में एनीमिया केस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे किडनी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। वहाँ पे जो एरिथ्रोपोइसिस प्रोसेस होती है किडनी के द्वारा क्या हो जाएगी, स्टॉप, तो वहाँ पे आपको एनीमिया देखने को मिलेगा। ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे आपको इन्फेक्शन और ओलिगो यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो बनता है वो बनता है आपका इन्फेक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, इन्फेक्शन बनने वाला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ARF के केस में, ठीक है, इन्फेक्शंस केसेस आपको ज्यादा प्रायोरिटी पे देखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको कंडीशन से तो ओलिगो यूरिया की देखने को मिल रही है, ठीक है। इसके साथ साथ में पेशेंट आपका जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ठीक है, एक्यूट अटैक हुआ है उसको, तो इन्फेक्शन के चांसेस उसको ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। तो प्रायोरिटी पे आंसर आपका कौन सा जाएगा, इन्फेक्शन जाएगा, ना कि ओलिगो यूरिया, ठीक है।
तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाता है, ओलिगोयूरिया। ठीक है, इसके बाद में ये एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, जिसको मैं आपको नेक्स्ट कल सोल्व करवाऊंगा, या फिर अभी सोल्व करवा देते हैं, देख लीजिए फटाफट, क्योंकि ये क्वेश्चन है एचआईवी के ऊपर। एचआईवी का पेशेंट यानी एड्स का पेशेंट, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आपको बताना है कौन सा है, बताइए फटाफट आंसर। तो भाई मैंने अपॉर्चुनिस्टिक आपसे इन्फेक्शन पूछा है, आप क्या बता रहे हो मुझे? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इस बंदे की इम्यूनो पहले से ही सप्रेस हो, उसी को दूसरा इन्फेक्शन जाके अटैक करता है, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक। जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले वहां इन्फेक्शन घुस जाए। अपॉर्चुनिटी कब मिलती है? जब किसी भी बंदे की इम्यूनिटी पावर कम हो। तो एड्स वाले पेशेंट की तो वैसे ही CD4 सेल काउंट कम होती है, CD4 कम होती है, CD4 कम होने की वजह से इसमें इम्यूनो डेफिशिएंसी, ऑब्वियसली बात है इसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होगा। तो कौन सा होगा वही पूछ रहा हूँ मैं। आप मुझे बता रहे हो आंसर एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस, ये थोड़ी होने वाले हैं। वेरी गुड। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ARF से रिलेटेड अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने लायक चीज क्या है, यूरिन आउटपुट आपको स्ट्रिक्टली क्या करना है, मॉनिटर करना होता है। ये PNI के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपको वेट मॉनिटर करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों पैरामीटर्स जो हैं वो ARF के केस में आपको खास ध्यान रखना है। अगर पेशेंट का 350 से लेके 500 ग्राम पर डे अगर वेट अगर उसका बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये किसको बताता है कि उस पेशेंट्स का फ्लूइड जो है वो रिटेंड हो रहा है। क्या हो रहा है? फ्लूइड रिटेंड हो रहा है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि किडनी जो है, रीनल जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रही है, तो इसलिए आपको यूरिन आउटपुट और वेट दोनों जो है वो सेम, और ये वेट का तो आपको ध्यान है ना, सेम स्केल सेम टाइम पे मेजरमेंट आपको करना होता है, ठीक है। ये खास आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसका मतलब सीधा सा होता है जिस भी पेशेंट्स की इम्यूनिटी जो है डाउन होती है, इम्यूनिटी पावर अगर डाउन है, दूसरे इन्फेक्शन जिनको मौका लग जाता है वो उस बॉडी में क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कोज होता है। राइट आंसर आपका बनता है इसमें ओरल थ्रस्ट इसोफेगाइटिस और वेजाइनल कैंडिडियासिस। राइट आंसर आपका क्या है? डी। अब बात करते हैं कि अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जो आपसे पूछ सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है ब्रेन में, ठीक है, ये ब्रेन में अगर आपसे पूछ ले तो आपको याद रखना है ब्रेन में होते हैं टोक्सोप्लाज्मोसिस, टोक्सोप्लाज्मोसिस, ठीक है, याद रखना है। ये एक प्रकार का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है जो कहाँ पे होता है, आपका ब्रेन में होता है, ठीक है। तो टोक्सोप्लाज्मोसिस याद रखना है। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस याद रखना है। अगर ये भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना है कि ब्रेन में होने वाला ये क्या है, एक प्रकार का अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। फिर ठीक है, इसके बाद में फिर आइज की बात करूँ तो आइज में कौन होता है, साइटोमेगालो वायरस, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन ओरल की बात करें तो ओरल में अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, ओरल थ्रस होता है, ठीक है। और ये किसकी वजह से होता है? कैंडिडियासिस की वजह से, कैंडिडियासिस की, क्या बोलते हैं, यीस्ट इन्फेक्शन, क्या बोलते हैं, यीस्ट इन्फेक्शन।
जो कि आपको अभी देखने को मिला आपके ऑप्शंस में, ठीक है। इसके बाद में आपकी बात करते हैं जेनाइटल की। जेनाइटल में अभी आपने देखा वेजाइनल कैंडिडियासिस, वेजाइनल कैंडिडियासिस याद रखना है, ये भी एक प्रकार का क्या है आपका अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और जेनाइटल हर्पीज, जेनाइटल हर्पीज, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं। जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमेशा याद रखना है कि जिन कैंडिडेट की इम्यूनिटी जो है वो क्या हो, डिक्रीज हो, ठीक है। तो उन्हीं पेशेंट्स में आपको ये चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। जैसे कैंसर के पेशेंट हो गए, एड्स के पेशेंट हो गए, इनमें आपको ये रोग जो है अपॉर्चुनिस्टिक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशंस कल। कल आपका जो पेपर सोल्व होगा वो होगा 2018 का, ठीक है। 2016 का आपका ऑलमोस्ट पेपर कवर हो चुका है। 2018 का पेपर अपन कल देखेंगे। कोशिश करूंगा कि कल मैं आपको टाइम ज़्यादा दे सकूं और पेपर को सॉल्व हम जितना कर सकें उतना कोशिश करेंगे, ताकि हम 2021 पर भी क्या कर सकें, सॉल्व कर सकें, ठीक है। और आज जो ये क्लास में इंटरप्शन हुआ है उसके लिए आई एम सॉरी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।